आज बच्चों हम जूल के प्रयोग के बारे में बात करेंगे कि जूल का प्रयोग क्या होता है और जूल के प्रयोग से हम किसका मापन करते हैं। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जूल के प्रयोग का वर्णन कीजिए या डेल बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी का मापन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जो है परीक्षा में की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जूल ने क्या प्रयोग किया, चलिए हम देखते हैं। जूल ने अपने प्रयोग में एक जल से भरा पात्र लिया इस तरीके से और उसमें उसने जल भर दिया और यहाँ दो बल्ब लिए, बल्ब ए और बल्ब बी, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, बीच में स्टॉपर लगा दिया। बल्ब ए में गैस ली और बी में उसने निर्वात लिया। तो यहाँ पर गैस ली और बी में क्या लिया, निर्वात। निर्वात में क्या होता है, प्रेशर 0 होता है, ठीक है। और इन दोनों बल्बों को जल से भरे पात्र में रख दिया। टेम्परेचर को नोट करने के लिए एक थर्मामीटर लगा दिया और इस जल को मिश्रित करने के लिए, जिससे कि सभी और ताप समान रहे, एक स्टीरियर विलोडक लगा दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई सबके। अच्छा, ये तो उसने प्रायोगिक व्यवस्था की, ठीक है। दो बल्ब ए और बी, ए में गैस, बी में निर्वात, और दोनों को किस में रखा, जल से भरे पात्र में। सबके बात समझ में आ रही है। अब उसने क्या प्रयोग किया, इसको हम देखेंगे। उसने क्या करा कि इस स्टॉपर को खोल दिया, जिससे कि गैस ए बल्ब से बी बल्ब में प्रसारित हुई। तो जब गैस ए बल्ब से बी बल्ब में प्रसारित होती है, तो चूंकि हमने देखा बी बल्ब में निर्वात है और निर्वात में P0 होता है, अतः जो वर्क डन है या कार्य गैस द्वारा जो किया जाता है PdV वो 0 होगा, ठीक है। दूसरी बात, उसने देखा कि प्रयोग से पहले और प्रयोग के बाद जो ये थर्मामीटर जिससे हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, इस टेम्परेचर में प्रयोग से पहले और प्रयोग के बाद कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कि प्रयोग में जो होता है वो dt = 0 होता है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, जो गैस कार्य करती है PdV, उसका मान 0 होता है, यानी कि W = 0 होता है, यानी कि गैस कोई कार्य नहीं करती। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो हमने निष्कर्ष निकाला कि इस प्रयोग में dt 0 होता है और PdV W 0 होता है। तीसरी बात, चूँकि dt 0 होता है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता, और Q = 0 होता है। यदि ऊष्मा का आदान प्रदान होता तो तापांतर का मान 0 नहीं होता। ये निष्कर्ष जो है जूल के प्रयोग से जूल ने निकाले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम गणितीय रूप से हम थोड़ी आंतरिक ऊर्जा के बारे में देखते हैं। हम कहते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है E, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा जो होती है E, वे फलन होती है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो इसके लिए हम इसकी यथातथ अवकलज समीकरण लिखते हैं। dE = del E by del T at constant V into dt प्लस del E by del V at constant T into dV। ये हम यथातथ अवकलज समीकरण लिखते हैं, ये मानते हुए कि E इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इक्वेशन इसको लिख देते हैं और यहाँ समीकरण नंबर 1 कह देते हैं इसको, ठीक है। समीकरण नंबर 1, बात समझ में आ रही है सबके। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम यहाँ, अच्छा इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। ये del E by del T at constant V जो होता है वो CV होता है, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। सो वी कैन राइट D = CV dt प्लस del E by del V at constant T into dV, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको हम CV से पुट कर दिया। अब देखो इस प्रयोग में जो है हमने यहाँ पर जो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इस प्रयोग में जो हमने निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों को भी हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर लगाते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है D = Q + W। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तंत्र को दी गई ऊष्मा या ऊष्मा में परिवर्तन, और जो सिस्टम जो वर्क डन करता है, कार्य करता है। तो देखो यहाँ पर Q जो है वो 0, अभी हमने देखा यहाँ Q0 W0, तो Q0 W0 यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या निष्कर्ष निकला कि D = 0। ये हमने एक निष्कर्ष निकाला कि इस प्रयोग में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको संबंध 3 कह दें तो दिखेगा। हम संबंध 2 में हमने सिद्ध किया कि जो D होता है
वो इसके बराबर होता है, और d की वैल्यू हम यहाँ 0 पुट कर दें, और इस प्रयोग में dt भी 0 होता है, तो यहाँ dt 0 पुट कर दें, यहाँ d 0 पुट कर दें, तो हम जो समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं बच्चों, d0 इक्वल टू यहाँ cv इंटू 0 प्लस डेल ई बाय डेल ई बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी इक्वल, यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक, तो ये बराबर 0, तो ये दोनों 0 हो गए, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल ई बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमने एक निष्कर्ष निकाला कि ये जो 0 होता है दोनों का गुणनफल। अब देखो यहाँ दो पद हैं, डी वी और डेल ई बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, तो चूँकि डी वी तो 0 नहीं हो सकता, क्यों 0 नहीं हो सकता, यहाँ ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, तो चूँकि ये तो 0 नहीं हो सकता, तो फिर क्यों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे बी बल्ब, ऐसे ए बल्ब से जब बी बल्ब में गैस आती है तो उसके आयतन में तो परिवर्तन होता है। तो फिर दूसरा पद क्या हुआ, डेल ई बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, ये 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमने क्या लिखा, फिर इस समीकरण से हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट डेल ई बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा, यानी कि स्थिर ताप पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा जो होती है वह आयतन पर निर्भर नहीं करती, केवल ताप पर ही निर्भर करती है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं संबंध को कि E इज़ ए फंक्शन ऑफ ओनली T, यानी कि आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन होती है, आयतन का फलन नहीं होती। यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है जूल ने अपने प्रयोग से निकाला। ठीक है, तो देखो भाई, अब अपन परीक्षा की दृष्टि से जो अपन ने पढ़ा उसको देखते हैं कि ये परीक्षा में पूछा कैसे जाता है। तो परीक्षा में आपसे प्रश्न आएगा कि बताइए जूल का नियम क्या है, तो आप इस तरीके से उसका वर्णन करेंगे, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी का मापन कीजिए, तब भी आप इस तरीके से इस प्रयोग का वर्णन करेंगे। ये आपके सबके समझ में आ गया होगा, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।